उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे, जो राज्य के बुनियादी ढांचे को एक नई ऊंचाई देगी। दौरे की शुरुआत सुबह 11 बजे चिनाब पुल के उद्घाटन से होगी, जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। इसके बाद पीएम मोदी आज अंजी पुल का दौरा करेंगे। वहीं पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर कटरा और श्रीनगर के बीच चलने वाली को रवाना करेंगे। ये सफर अब महज 3 घंटे में पूरा होगा, जो पहले से 2-3 घंटे कम होगा। इसके बाद कटरा में पीएम मोदी 46,000 करोड़ से ज्यादा की विकास कार्यों, परियोजनाओं, शिलान्यासों का उद्घाटन करेंगे, राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस मौके पर वो उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट को भी देश को समर्पित करेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा न सिर्फ जम्मू कश्मीर के इंफ्रास्ट्रक्चर को रफ्तार देगा, बल्कि घाटी में कनेक्टिविटी और विकास के नए रास्ते खोलेगा। रियासी जिले में चिनाब नदी पर दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल भी बनकर तैयार है, जिस पर वंदे भारत ट्रेन गुजरेगी। चिनाब पुल से देखिए न्यूज़ 18 संवाददाता रवीश सिंह की रिपोर्ट। मोदी कश्मीर की वादियों में ट्रेन से सफर करेंगे और चिनाब ब्रिज पर यात्रा भी करेंगे। 6 जून को प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पर होंगे और जहां वो खास ट्रेन से दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे पुल चिनाब ब्रिज की यात्रा करेंगे और इस दौरान कश्मीर की हसीन वादियों का नज़ारा भी ट्रेन से लेते हुए प्रधानमंत्री दिखेंगे। सुबह करीब 10 बजे प्रधानमंत्री उधमपुर वायुसेना स्टेशन पर पहुंचेंगे। इसके बाद वो 11 बजे के आसपास चिनाब ब्रिज के लिए रवाना होंगे और 11:30 बजे पीएम एक स्पेशल ट्रेन से चिनाब ब्रिज से अंजी ब्रिज तक यात्रा करेंगे। इस दौरान वो पुलों के निर्माण में लगे इंजीनियर्स और मजदूरों से भी मुलाकात करेंगे और जिनमें से कई रिटायर्ड इंजीनियर भी शामिल होंगे। पीएम चिनाब ब्रिज का उद्घाटन भी करेंगे इस दौरान, यानी कि 6 जून को। ये पुल यानी कि चिनाब नदी पर बना है और इसकी ऊंचाई 359 मीटर है, जो एफिल टावर से भी ज़्यादा है। ये 1315 मीटर लंबा स्टील आर्च ब्रिज है, जिसे इस तरह से बनाया गया है कि भूकंप और तेज हवाओं को भी झेल सकता है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के मददगारों पर एनआईए ने कार्रवाई करते हुए बड़ा पर्दाफाश किया। आतंकवादी संगठन कश्मीर में पंजाब की तर्ज पर ही ड्रोन से हथियार और नशीले पदार्थों की सप्लाई करने की पूरी योजना बना चुका था, जिसके लिए कश्मीर में सक्रिय आतंकी संगठनों के ओवरग्राउंड वर्कर उनकी मदद कर रहे हैं। गुरुवार को कश्मीर में 32 जगह जांच एजेंसी एनआईए की छापेमारी में यह अहम जानकारी हाथ लगी और इस नापाक साजिश में जैश, लश्कर जैसे खतरनाक आतंकी संगठन शामिल है। आतंक के खिलाफ एनआईए की स्ट्राइक। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे के ठीक पहले एक्शन। 5 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी। ओजीडब्ल्यू के 32 ठिकानों पर एनआईए की रेड। नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने कश्मीर घाटी में आतंकियों के ओवरग्राउंड वर्करों यानी ओजीडब्ल्यू पर अब तक की सबसे बड़ी और टारगेटेड कार्रवाई की है। एनआईए ने एक साथ 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। एनआईए की इस कार्रवाई के पीछे 1 साल में घाटी में हुई तमाम आतंकी घटनाओं के पीछे ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका का इनपुट है। चाहे पहलगाम हमला हो या फिर उससे पहले छोटी छोटी आतंकी वारदातें, इन सब में इन ओवरग्राउंड वर्करों की भूमिका सामने आई। चाहे वह उनको मदद मुहैया करवाना हो, जानकारी देना हो, हथियार सप्लाई करना हो या फिर किसी और तरीके की मदद, इन सब पर केंद्रीय एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी की नजर थी और उसके बाद यह कश्मीर में बड़ी छापेमारी की कार्रवाई की गई। एनआईए का मकसद है आतंकी नेटवर्क की जड़ों तक पहुंचना और उन लोकल सपोर्ट सिस्टम को ध्वस्त करना जो आतंकियों की रीढ़ माने जाते हैं। कश्मीर में सक्रिय ओवरग्राउंड वर्करों पर यह कार्रवाई आने वाले समय में आतंकी घटनाओं पर बड़ी रोकथाम साबित हो सकती है। सुरक्षा एजेंसीज का कहना है कि ये रेड्स उन चेहरों के खिलाफ हैं जो कश्मीर घाटी में पर्दे के पीछे रहकर मिलिटेंसी को जिंदा रखे हुए हैं।
पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए ने आतंकियों के 100 से ज्यादा मददगारों को हिरासत में लिया है। उम्मीद है कि कार्रवाई सफल होती है तो आतंकियों का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम खत्म हो सकता है और ये एक्शन घाटी में शांति की तरफ एक बड़ा अहम कदम साबित होगा। और आरसीबी और इवेंट एजेंसी के अफसरों की गिरफ्तारी के आदेश दिए गए। बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर समेत 8 अफसरों को सस्पेंड किया गया और जिसमें 3 आईपीएस अफसर भी शामिल बताए जा रहे हैं। वरिष्ठ आईपीएस अफसर सीमांत कुमार सिंह को अगले आदेश तक बेंगलुरु का नया पुलिस कमिश्नर बना दिया गया। सीएम सिद्धरमैया ने कैबिनेट मीटिंग के बाद जानकारी दी है कि इस मामले की जांच के लिए एक सदस्यीय आयोग का गठन किया गया। जांच रिटायर्ड जज माइकल डी पुनः करेंगे। जांच सीआईडी को सौंपी जाएगी। आयोजकों पर लापरवाही के आरोप लगे। उधर कर्नाटक हाईकोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 10 जून तक रिपोर्ट देने के लिए कहा है। बेंगलुरु भगदड़ हादसे में बता दें कि अब तक 11 लोगों ने जान गंवाई है। बेंगलुरु में बच सकती थी 11 जानें। ग्यारह लोगों को बदइंतजामी ने मार डाला। मौत की भगदड़, कहां हुई गड़बड़। जानलेवा जश्न का जिम्मेदार कौन? Stampede has taken place. Nobody has expected so much of crowd will come over. बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में जीत का जश्न। मातम में बदलने के बाद कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार के आंसू उन लोगों को कांटों की तरह चुभ रहे हैं जिनके परिवार वालों की इस हादसे में मौत हो गई। पीड़ित परिवारों का कहना है कि अगर आरसीबी की जीत के जश्न की तैयारी में लापरवाही नहीं हुई होती तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता और उनके परिवार के सदस्य की जान नहीं जाती। एक मां जिसने अपना बच्चा खो दिया, वो कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के सामने फूट फूट कर रो रही है। खुद डीके शिव कुमार मीडिया के सामने हादसे पर बात करते हुए भावुक हो गए, लेकिन हादसे की जिम्मेदारी लेने के लिए हादसे के 50 घंटे से ज्यादा बीत जाने के बावजूद कोई सामने नहीं आया। सरकार ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, बीसीसीआई ने कहा यह हमारा आयोजन नहीं था, पुलिस ने कहा हमने आयोजन टालने के लिए कहा था। तो आखिर मौतों का जिम्मेदार कौन? मुख्यमंत्री सिद्धरमैया कहते हैं कि किसी ने नहीं सोचा था कि इतनी भीड़ वहां पर पहुंच जाएगी। 35,000 की क्षमता वाले स्टेडियम के बाहर 2 से 3 लाख लोग इकट्ठा हो गए, इसलिए हादसा हुआ। डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने कहा कि प्रशंसक जोश में थे, इसलिए हादसा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्यों को खोया है उनको कौन जवाब देगा? कैमरे पर तड़प तड़प कर रो रहे इस शख्स को देखिए। ये 20 साल के इंजीनियरिंग के छात्र भूमिक के पिता हैं, जिनका बेटा कल भगदड़ में मारा गया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। पिता ने अपने बेटे की मौत के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया तो अस्पताल से ये भी मांग की कि उनके बेटे का शव बिना पोस्टमार्टम के ही उन्हें सौंप दिया जाए। सवाल यह है कि इस बाप के आंसुओं का हिसाब कौन देगा? हादसे की कोई जिम्मेदारी तय होगी या नहीं? ನಾವು ಒಂದು ಅವರ್ ಬಿಟ್ಟು ಅವನು ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಮಗನ ಸಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. 22 ವರ್ಷ ಅವನಿಗೆ ಕೂತ್ಕೊಟ್ಟು ಸಾಕಿ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಧೋರಣೆಯಿಂದ ಇಲ್ಲಿ आईपीएल नहीं, बीसीसीआई नहीं, सरकार नहीं, तो जिम्मेदार कौन? सवाल यह है कि क्या आईपीएल की चमक दमक के आगे उन 11 लोगों की जान की कोई कीमत नहीं जो इस हादसे का शिकार हो गए? क्योंकि सबसे शर्मनाक बात यह है कि इस घटना की जिम्मेदारी लेने
अब तक कोई सामने नहीं आया, ना वो जो जीते, ना वो जो आईपीएल करवाते हैं, ना वो जो दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड चलाने का दम भरते हैं, और ना वो सरकार जिस पर राज्य की जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। आरसीबी के जश्न के नाम पर बेंगलोर में एक ऐसा अराजक तमाशा हुआ जिसमें जश्न से ज्यादा मातम बिखर गया। लेकिन जो लोग हादसे के वक्त घटनास्थल पर मौजूद थे, उनका साफ कहना है कि इस कार्यक्रम में क्राउड मैनेजमेंट के पर्याप्त इंतजाम नहीं किए गए थे। जातिगत जनगणना की तारीख आखिरकार सामने आ चुकी है। ये जनगणना 2 चरणों में की जाएगी, जिसका पहला चरण 1 अक्टूबर 2026 से शुरू होगा, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में जनगणना कराई जाएगी। दूसरे चरण की शुरुआत 1 मार्च 2027 से होगी। आजादी के बाद ये पहली बार होगा जब देश में जातियों की गणना जनगणना के साथ की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए। तय हुई जनगणना की तारीखें। भारत में जनगणना यानी पॉपुलेशन सेंसस 2027 का शेड्यूल तय हो गया है। केंद्र सरकार की तरफ से तैयार किए गए शेड्यूल के मुताबिक ये ऐतिहासिक जनगणना 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ ही शुरू हो जाएगी। खास बात यह है कि इस बार जनगणना के साथ साथ जातियों की जनगणना यानी कास्ट सेंसस भी कराया जाएगा, जिसे लेकर लंबे समय से राजनीतिक और सामाजिक बहस चल रही है। जनगणना की प्रक्रिया 16 जून को अधिसूचना जारी होने के साथ शुरू हो जाएगी। जनगणना का दूसरा और अंतिम चरण फरवरी 2027 से शुरू होकर 1 मार्च 2027 को पूरा हो जाएगा। यानी इसके बाद आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। ये प्रक्रिया पूरे तरीके से डिजिटल होगी। 3 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इससे पहले 5 साल में यह प्रक्रिया पूरी की जाती थी। केंद्र सरकार ने इस बार जनगणना को 2 हिस्सों में बांटने का निर्णय लिया है। पहले चरण में सीधे सीधे लोगों की गिनती की जाएगी। इसमें आयु, लिंग, शिक्षा, रोजगार, आवास आदि का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। दूसरे चरण में जातियों की गणना की जाएगी। हालांकि कांग्रेस ने जनगणना के समय पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस के मुताबिक जनगणना कराने में सरकार जानबूझकर देरी कर रही है। 2027 में जनगणना होगी, 2 साल में जनगणना के आंकड़े आएंगे। इसका मतलब 2029 में भी महिला आरक्षण नहीं लागू हो पाएगा। मार्च 27 से शुरू कर रहे हैं, 2 साल अभी हैं, तो ये अपने चुनाव के एक इवेंट बनाना चाहते हैं कि चुनाव के अंदर इवेंट की तरह इस्तेमाल करेंगे। जिस मकसद के लिए जनगणना होनी है उस मकसद को हासिल होना चाहिए। जनगणना जल्दी से जल्द हो और उसका प्रारूप क्या होगा ये तय हो जाए। सरकार ने तय किया है कि बर्फीले पहाड़ी इलाकों में पहले जनगणना का काम शुरू होगा। उत्तराखंड, लद्दाख और जम्मू कश्मीर जैसे केंद्र शासित प्रदेशों के बर्फीले क्षेत्रों में जहां मार्च में पहुंचना मुश्किल होता है, वहां जनगणना 1 अक्टूबर 2026 से शुरू हो जाएगी। कोरोना की वजह से 2021 की जनगणना टल गई थी। अब 2027 की जनगणना न सिर्फ डेटा गैप को भरेगी, बल्कि सरकार की योजनाओं के लिए नई बुनियाद रखेगी। राहुल गांधी के एक और बयान का पाकिस्तान ने अपने फायदे में इस्तेमाल किया। प्रधानमंत्री को लेकर मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के दिए गए बयान का पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने आधार बनाकर कहा कि नरेंद्र सरेंडर वाला बयान देकर भारत के नेताओं ने खुद मान लिया कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया था। देखिए आप। कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी एक बार फिर सवालों के घेरे में हैं। हाल ही में भोपाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सरेंडर वाले दिए गए बयान का सहारा अब पाकिस्तान ले रहा है। पाकिस्तान ने राहुल गांधी के बयान का सहारा लेते हुए कहा कि भारत ने मान लिया है कि ऑपरेशन सिंदूर में उसने पाकिस्तान के आगे सरेंडर कर दिया है। पाकिस्तान ने राहुल गांधी की जिस बयान का फायदा उठाया है, वो बयान उन्होंने 3 जून को मध्य प्रदेश में दिया था। राहुल गांधी ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के आगे सरेंडर कर दिया था और वो ऑपरेशन सिंदूर रोकने के लिए राजी हो गए थे। राहुल गांधी के इसी बयान को पाकिस्तान ने आधार बनाकर कहा कि नरेंद्र सरेंडर वाला बयान देकर भारत के नेताओं ने खुद मान लिया है कि नरेंद्र मोदी ने सरेंडर किया है। नरेंद्र सरेंडर, नरेंद्र सरेंडर। अब देखें उसका नाम जो है राहुल गांधी ने नरेंद्र सरेंडर रख दिया, तो इससे ज्यादा किसी नेशनल लीडर की जो है मिट्टी कितनी पलीद मैंने नहीं होते देखी कम से कम जो है।
कि एक लीडर ऑफ अपोजिशन जो है उसको नरेंद्र सरेंडर जो है, यानी एक एक्सेप्ट किया जा रहा है इंडिया में कि ये सरेंडर जो है ये मोदी ने एक किस्म का किया है। एक लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने नरेंद्र सरेंडर का बयान देकर अपने ही देश के नेता की मिट्टी पलीत कर दी है। ऐसा कहते हुए केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने राहुल गांधी और पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के इसी बयान को सोशल मीडिया पर पोस्ट करके कहा कि मूर्खता और विरोध की एक सीमा होती है। बता दें, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के सरेंडर वाले बयान को लेकर भारत में पहले से ही सियासी घमासान मचा हुआ है। बयान को लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल गांधी पर हमलावर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। भारत और तुर्की के रिश्ते में आई तल्खी का असर अब हवाई उड़ानों पर भी दिखने लगा। पाकिस्तान के समर्थन को लेकर तुर्की के खिलाफ भारत में जबरदस्त विरोध दिखा है और अब डीजीसीए ने तुर्की एयरलाइंस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए सख्त चेतावनी दी है। देखिए आप। भारत में तुर्की एयरलाइंस की उड़ानों पर डीजीसीए की पैनी निगाह है। 29 मई से 2 जून के बीच अचानक हुई जांच में कई गड़बड़ियां सामने आई हैं, जिसके बाद तुर्की एयरलाइंस पर सख्त एक्शन लिया जा सकता है। पहली लापरवाही, तुर्की की फ्लाइट में बिना परमिशन विस्फोटक ले जाया जा रहा था। इसकी जानकारी न डीजीसीए को दी गई, न ही परमिशन ली गई। दूसरी लापरवाही, बेंगलुरु में मार्शलर के पास जरूरी पहचान पत्र और ट्रेनिंग का प्रमाण नहीं था। विमान के पहुंचने पर वहां कोई लाइसेंस प्राप्त इंजीनियर मौजूद नहीं था। जूनियर टेक्नीशियन से सारे काम कराए जा रहे थे। तीसरी लापरवाही, हैदराबाद बेंगलुरु में इस्तेमाल किए जा रहे उपकरणों की जिम्मेदारी तय नहीं थी। डीजीसीए भारत में आने वाली हर विदेशी एयरलाइंस की सुरक्षा और नियमों के पालन को लेकर सख्त है और यही वजह है कि उसने तुर्की एयरलाइंस को सख्त हिदायत दी है। डीजीसीए ने टर्किश एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए हैं कि नियम कानूनों का पालन किया जाए। दरअसल डीजीसीए ने 29 मई से लेकर 2 जून तक ये जांच की। ये जांच टर्किश एयरलाइंस के पैसेंजर फ्लाइट्स और साथ ही कार्गो फ्लाइट्स में की गई और कई तरीके की कमियां वहां सामने आई, जैसे कि वहां पर ग्राउंड स्टाफ हैंडलिंग में कमियां देखी गई, मार्शलों की व्यवस्था में कमियां देखी गई, खतरनाक सामानों की हैंडलिंग गलत तरीके से हो रही थी, उनमें कमी थी, विमानों की देखरेख को लेकर कमियां सामने आई। और उसके बाद डीजीसीए ने टर्किश एयरलाइन को सख्त निर्देश दिए हैं कि वो आईसीएओ और डीजीसीए के नियम पालनों का सख्ती से और पूरी तरीके से पालन करें। डीजीसीए के संकेत से साफ है कि अगर जल्द खामियों को नहीं सुधारा तो तुर्की की भारत में उड़ानों पर प्रतिबंध लगना तय है।